चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। सोमवार को अमेरिकी बाजार में संतुलन। डाउ जोन्स 16 अंकों से बढ़ा, S&P 500 12 अंकों से बढ़ा और नैस्डैक 48 अंकों से बढ़ा, लेकिन मंगलवार के फ्यूचर्स में दिखी नरमाई। आज यूरोप में FTSE 3 अंकों से गिरा और डैक्स 127 अंकों से गिरा। एशिया में निकी 28 अंकों से बढ़ा, शंघाई 5 अंकों से बढ़ा, हैंगसेंग 122 अंकों से गिरा। क्रिप्टो के भाव में भारी गिरावट, बिटकॉइन $29,500 और इथेरियम $1,750 की रेंज में। ब्रेंट के भाव में मजबूती जारी, प्रति बैरल $120 की रेंज में। सोने और चांदी के भाव में संतुलन, दोनों के भाव में हल्का मूवमेंट। भारत के शेयर बाजार में नरमाई, सेंसेक्स 567 अंकों से गिरकर 55,107 अंकों पर बंद हुआ। नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मेट्रो मनी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई, आपका सबसे लोकप्रिय हिंदी भाषी चैनल। दोस्तों, सोमवार यानी कल से आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक जारी है, 3 दिन के लिए चलेगी। कल यानी बुधवार को माना जाता है कि आरबीआई गवर्नर अनाउंस करेंगे कि एमपीसी की बैठक में क्या तय किया गया है, क्या निर्णय लिए गए हैं, खास करके महंगाई को लेके क्या निर्णय लिया जाएगा, ब्याज के बारे में क्या निर्णय लिया जाएगा, लिक्विडिटी के बारे में, और ये सारी चीज़ें कल या परसों तक हमारे सामने आएगी। लेकिन तब तक एनालिस्ट का अनुमान क्या है, हमारे विशेषज्ञ जो है वो क्या सोच रहे हैं कि एमपीसी क्या करेगी, इसके बारे में हम खास चर्चा करेंगे कमलेश शाह जी के साथ, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। और हम चर्चा करेंगे कि एमपीसी क्या कर सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने आज सुबह अनाउंस किया कि 50 पैसे की बढ़ोतरी ब्याज में ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने की है। तो क्लियरली एक संकेत आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कि अभी तक महंगाई काबू में नहीं आई है। अलग अलग बैंक, अलग अलग देशों में अलग अलग केंद्रीय बैंक अपना अपना निर्णय ले रही है, ब्याज बढ़ा रही है। जो इजी मनी पॉलिसी अडॉप्ट किया था कोविड के लिए उसको विड्रॉ कर रही है। और सारी दुनिया में हर एक देश में ये दिख रहा है कि जो केंद्रीय बैंकें हैं ये सारे डिसीजन ले रही हैं ब्याज बढ़ाने की। भारत ने ऑलरेडी पहला कदम उठाया मई में, इस बार अब दूसरा कदम में क्या होता है, अब आज हम चर्चा करें कमलेश शाह जी के साथ। लेकिन उसके पहले विश्लेषण, समाचार, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बारे में एज यूजुअल प्रिया जी के साथ और जेपी सेठी सर के साथ करेंगे। अगर दोनों आए हैं तो जोड़ा जाए प्लीज, उन्होंने जेपी सेठी सर को और प्रिया। नमस्ते। नमस्ते प्रिया जी। नमस्ते सेठी साहब। नमस्ते। प्रिया जी का शायद फ्रेम फ्रीज हुआ है, जरा उनसे फिर से जोड़ा जाए उन्हें। और कमलेश शाह जी भी आए, अगर उनको भी स्क्रीन पे लाते हैं तो ठीक रहेगा। प्रिया जी आती हैं तो तब तक मैं बता दूं कि मार्केट्स काफ़ी स्टेडी थे। अमेरिका में कल काफ़ी संतुलन था, कोई ज़्यादा बड़ा घटा नहीं था। प्रिया जी आइए। या बड़ा घटा नहीं था ज़्यादा, यानी टिपिकली थोड़ा फ्लैट था और कुछ हल्का मूवमेंट था। डाउ जोन्स में थोड़ा सा बड़ा था, करीबन डाउ बड़ा था करीबन 16 पॉइंट से, S&P 500 12 पॉइंट से बढ़ा और नास्डक 48 पॉइंट, यानी कोई ज़्यादा चेंज नहीं था, काफ़ी फ्लैट था मार्केट, काफ़ी क्वाइट था। और
आगे चल के आज के फ्यूचर्स थोड़े ठीक नहीं लग रहे। आज के फ्यूचर्स नरमा ही दिखाई दे रहे। आज के फ्यूचर्स में 175 पॉइंट डाउ जोन्स दिखा रहा है का फ्यूचर इज नेगेटिव इन द फ्यूचर, तो शायद आज नरम खुलेगा ऐसा लग रहा है। यूरोप भी आज काफ़ी फ्लैट रहा, थोड़ा सा नरम रहा। अभी नरमाई दिख रही है। FTSE 10 पॉइंट से डाउन है, डैक्स 150 पॉइंट से डाउन है 1.03% से, और काफ़ी थोड़ा सा नरमाई दिख रही है। खास करके मेरे ख्याल से यही सारे जो मूवमेंट्स है महंगाई को लेके और यूक्रेन रशिया के युद्ध को लेके कि क्या होगा, और जो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स का भी बड़ा एक खतरा दिखाई दे रहा है युद्ध के कारण, तो ये सारा असर दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों पे। एशिया में आप देखते हैं तो शायद अगेन थोड़ा फ्लैट था। निकी 28 पॉइंट ऊपर, हैंगसेंग 122 पॉइंट नीचे, शंघाई 5 पॉइंट ऊपर, तो काफ़ी एक ड्रिफ्ट हो रहा है, फ्लैट है, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से एवरीबडी इज़ वेटिंग एंड वॉचिंग। काफ़ी अनसर्टेनिटी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में क्या होगा, और ऑस्ट्रेलिया की 50 पॉइंट्स 0.5% बढ़ाने से भी थोड़ा इम्पैक्ट आता है इंटरनेशनल मार्केट्स पे, तो ये दिख रहा है आज। और क्रिप्टो खास करके थोड़ा सा चिंता की बात है। $2000 गिरा ओवरनाइट। बिटकॉइन 29,500 पे ट्रेड हो रहा है, अगेन 31,500, और एथेरियम भी 1,750 पे आ गया है। काफ़ी स्टेडी था कुछ दिनों से, 31,000 था बिटकॉइन और एथेरियम 2,000 पे था, लेकिन कल रात से यानी कल सुबह से इंडिया टाइम एंड टुडे मॉर्निंग देयर हैज बीन अ बिग शिफ्ट। अगेन वी आर सीइंग सम नर्वसनेस इन दी क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स। कोई खास ठोस कारण नहीं है, लेकिन शायद अगेन रशिया वॉर, यूक्रेन वॉर की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है सारे एसेट्स के ऊपर, इंक्लूडिंग क्रिप्टो एसेट्स। प्रिया जी, आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है। तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन दिया ओवरनाइट मार्केट्स का, आपकी तरफ से क्या विश्लेषण है? सो मोस्टली इकोनॉमीज जो है, कंट्रीज जो हैं, दे आर ट्राइंग टू टेम इन्फ्लेशन, क्योंकि ये काफ़ी बढ़ रहा है हर जगह पे। US में इस हफ्ते इन्फ्लेशन रिपोर्ट आएगा, तो इसके कारण थोड़ा मार्केट में एक डर सा है इन्वेस्टर्स में, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हुआ तो जो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं वो शायद ज़्यादा बढ़ाएंगे। एज पर देयर प्रीवियस मिनट्स ऐसा कहा गया है कि 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा जून जुलाई में, लेकिन अगर इन्फ्लेशन हाई हुआ तो वो ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए एक डर है इन्वेस्टर्स में, इसलिए आज फ्यूचर्स जो है वो नीचे नज़र आ रहा है, तो शायद मार्केट नीचे खुलेगा। यूरोप में रिटेल सेल्स डाउन है, UK में, और जर्मनी एंड रेस्ट ऑफ यूरोप में कंस्ट्रक्शन PMI नीचे है, बिकॉज रॉ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बहुत हाई है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, तो इसके कारण देख सकते हैं यूरोप नीचे है। लास्ट वीक यूरोप ऊपर था, बिकॉज एक सेंटिमेंट ये था कि चाइना इज ओपनिंग, तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट था, इसलिए यूरोप ऊपर नज़र आ रहा था। लेकिन नाउ दैट इज पास्ट वीक न्यूज़, तो आज थोड़ा सा फिर से मार्केट नीचे नज़र आ रहा है। एशिया को देखें तो निकी इज अप, बिकॉज इंटरनेशनल बॉर्डर्स खुल चुके हैं, तो टूरिज्म रिलेटेड सारे स्टॉक्स ऊपर हैं। सो जापान इज अप। शंघाई ऊपर है, बिकॉज धीरे धीरे सारे कर्ब्स हटा रहे हैं वहाँ से, तो इसलिए शंघाई ऊपर है। हैंगसेंग नो बिग न्यूज़, मे बी इंटरनल रीजंस, लेकिन हैंगसेंग थोड़ा सा नीचे नज़र आ रहा है। जी, और इंडिया के मार्केट्स भी डाउन दिख रहे हैं आज। 600 पॉइंट शायद गिरे थे, और क्या लग रहा है सेठी साहब इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में भी नरमाई है। जो टॉप विनर्स हैं 616 शेयर बढ़े और 1311 शेयर गिरे जी। 55,107 पे बंद हुआ। टॉप गेनर्स हैं आज के ONGC, हनीवेल, इंडस टावर्स, TVS मोटर्स और गेल। टॉप लूजर्स हैं गुजरात गैस, टाइटन, GM एंटरटेनमेंट, UPL, ICICI, लोम्बार्ड। 52 वीक हाई है MRPL, ऑयल इंडिया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। 52 वीक्स लो हैं TCNS क्लोथिंग, ICICI लोम्बार्ड, रेमको सीमेंट्स, डालमिया भारत, ग्लेनमार्क। अरे आज LIC वापस गिरा, और अब तक LIC 196 रुपया गिर चुका है इशू प्राइस से जी। और रिलायंस इतना बाजार गिरने के बावजूद 5 रुपया बढ़ा।
और अभी जो अर्ली स्टेप फंडिंग आ रही थी वो 12 महीनों के लो पे आ गई हैं, 1 साल के लो पे आ गई हैं। और नोमुरा का ऐसा मानना है कि कल कोई प्लेजेंट सरप्राइज होगा इन्फ्लेशन का अप होने का। अब आपका सरप्राइज है कल आरबीआई की मीटिंग में, तो अब सरप्राइज मिलने वाला है। और गोल्ड लोन प्लेटफॉर्म पर 180 लोगों की नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सर संक्षेप में। शेट्टी साहब, LIC के बारे में क्या लग रहा है? कुछ एनालिसिस आ रहे हैं 19-20% कम है इशू प्राइस से, जैसे आपने शायद कहा भी था एट द टाइम ऑफ द IPO जब हमने चर्चा की थी कि शायद इट इज़ नॉट अ गुड IPO एप्लीकेशन। आपके शब्द शायद सही निकल रहे हैं कि हमें LIC के जो लॉसेज हो रहे हैं IPO इन्वेस्टर्स को काफ़ी 19 अब ऑलमोस्ट 20% इन स्पाइट ऑफ द डिस्काउंट दैट यू गॉट एज अ पॉलिसी होल्डर। तो आगे चल के क्या सम एनालिस्ट और गिरेगा? कोई बोलता है नहीं इसको होल्ड करें, और 975 का टारगेट दिया है, किसी ने 875 का दिया। तो आपके अनुमान में इस वक्त भी क्या होल्ड करना चाहिए या कहीं ना कहीं लॉसेस बुक करके आगे बढ़े? असल में उसके 3 महीने के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए थे जी, और अभी भी उसके बारे में बहुत एम्बेडेड वैल्यू अभी तक उसकी कैलकुलेट नहीं हुई है जी, तो अभी तक यार्ड स्टिक पे उसको कंपेयर ही नहीं किया जा पा रहा है। जी, एक बार एम्बेडेड वैल्यू आएगी, उसका कंपैरिजन होगा, एनालिसिस होगा, तो उस पर ध्यान दिया जा सकेगा। फिलहाल तो मुड़ के देख ही नहीं रहा है, ऊपर जा ही नहीं रहा है। इट इज़ वन साइडेड फॉल, जी। देयर इज नो स्टॉपेज। तो you would suggest that we hold till at least the embedded value is discovered? अभी क्या, अभी अनिर्णय की स्थिति हो गई है, क्योंकि पहले थोड़ा गिरा था तो इतना ठीक रहता, तो इतना गिर चुका है कि अभी रिकवरी आ सकती है। अभी 3 महीने के अगले क्वार्टर के रिजल्ट देखकर ही डिसीजन लीजिए, जी, क्योंकि बड़ी कंपनी है, ऐसे इतनी जल्दी तो नहीं गिरेगी पूरी। जी। प्रिया जी जुड़ी हैं जी? ओके, धन्यवाद। जी सर। प्रिया जी connection is coming and going, so you can probably, is she there? Yeah, okay, thank you. So Priya ji, you would like to discuss the one stock first, or shall we get in Kamlesh bhai and talk about the RBI policy? सर स्टॉक देख लेते हैं पहले, वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में से बात करना चाह रहे थे, तो लेते हैं और देन वी मूव ऑन टू आरबीआई। Sure, so please continue. वोडाफोन के बारे में बताता हूँ मैं जी। वोडाफोन एक लीडिंग टेलीकॉम सर्विस अप्रूव्ड सर्विस प्रोवाइडर है। इसका मौजूदा भाव 9 रुपये 33 पैसा है। ऊपर में 16 रुपये 80 पैसा हुआ था, नीचे में 4 रुपये 55 पैसा। बुक वैल्यू -19.3 है। रिटर्न ऑन कैपिटल -10.4 है। फेस वैल्यू 10 रुपया है। पिछले 11 सालों का इसका इतिहास देखें, 11 सालों में बिक्री 150% बढ़ी है। 15,438 करोड़ से बढ़कर 38,516 करोड़ हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3758 करोड़ से बढ़कर 16,036 करोड़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज मार्जिन का 24% से बढ़कर 42% हुआ है। नेट प्रॉफिट 9 करोड़ के प्रॉफिट से घटकर -28,245 करोड़ हुआ है। EPS 0.83 से घटकर -8.79 हुई है। इक्विटी 3305 करोड़ से बढ़कर 32,119 करोड़ हुई है। रिजर्व 8,995 करोड़ पॉजिटिव थे, तो -94,080 करोड़ 84 करोड़ हैं। बोरोइंग्स इसकी 12,070 करोड़ थी, जो कि 2,13,761 करोड़ हैं। अदर लाइबिलिटीज इसकी 5843 करोड़ से बढ़कर 42,233 करोड़ हो गई हैं। लेकिन एसेट्स भी इम्प्रूव हुए हैं। एसेट इसके 22,491 करोड़ के थे, जो कि 1,56,859 करोड़ हुए हैं जी। और अदर एसेट्स 3100 करोड़ से बढ़कर 36,841 करोड़ हुए हैं जी। प्रमोटर्स के पास में 71% स्टेक था 2011 में, उन्होंने 3% स्टेक बढ़ाया है, 74.99% किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस
ने 12% से कम किया है, 15.61 से कम होकर 3.57 रह गया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी कम किया है, 7.15% से कम होकर 5% कम होकर 1.7% रह गया है। जी और पब्लिक का शेयर 14% बढ़ा है, जी 5.61% से बढ़कर 19.72 करोड़ हो गया है। जी तो थर्ड क्वार्टर में इन्होंने 7.7% ग्रोथ की है। डेटा वॉल्यूम ईयर टू ईयर ग्रोथ है। और अभी इसमें खास बात क्या है, सरकार ने इक्विटी स्टेक लिया है। जी तो सरकार को कुछ पैसे लेने थे इनसे, जी ₹161.3 बिलियन। जी तो कंपनी के पास पैसा देने को नहीं था, हम्म तो उन्होंने कंपनी की इक्विटी ली है। अभी हम्म, दोनों प्रमोटर की, वोडाफोन और आदित्य बिरला ग्रुप की, दोनों की शेयर होल्डिंग मिला के 50% है और 33% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है। जी अभी न्यूज़ आई है और उसको अभी कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि कंपनी ने पीई फंड से और अमेजन से 20 करोड़ की मांग रिक्वेस्ट की है फंडिंग की। जी ये बिजनेस स्टैंडर्ड में न्यूज़ आई थी। जी तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सरकार से कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है, तो अभी तक स्पष्टीकरण आया नहीं है। तो अभी सारे पॉइंट्स मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं इसके। जी एक तो गवर्नमेंट ने इक्विटी ली है, इन्होंने टैरिफ बढ़ाए थे, वो भी एब्जॉर्ब हो गए हैं। रिफॉर्म पैकेज में गवर्नमेंट ने इक्विटी ली है और प्रमोटर्स ने नए फंड डाले हैं। जी दोनों प्रमोटरों ने इसमें 33.75 बिलियन रुपीस वोडाफोन ने डाले हैं और आदित्य बिरला ने 11.25 बिलियन डाले हैं। तो नई फंडिंग की है, जिससे डेट का रिपेमेंट हो रहा है और एक्सपेंशन हो रहा है। जी और इन्होंने 3G को 4G में चेंज कर दिया है जी और 5G के ट्रायल शुरू हो गए हैं जी और फंड रेजिंग कर रहे हैं अभी है, जैसे न्यूज आ रही है। रिजल्ट अच्छे आए हैं, ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और अभी इन्फ्लेशन को देखते हुए ये वापस बढ़ा रहे हैं, टैरिफ बढ़ा सकते हैं। जी वेरी वेरी कम्पिटिटिव है, ये दो प्लेयर्स हैं। जहाँ दूसरी जो कंपनियों के भाव, रिलायंस का 250 रुपया है हम्म, और एयरटेल का 700-800 रुपया है, उसके सामने ये 10 रुपये का शेयर पड़ा हुआ है, 9.5 रुपये का पड़ा हुआ है, 10 रुपये फेस वैल्यू का, हालांकि उसकी बुक वैल्यू -10 है। लेकिन सेठी साहब एक सवाल है अट्रैक्ट- कि ये एक ऐसी कंपनियों का प्रॉब्लम शायद उनका डेट है, काफी हाई डेट लेवल है इनके, और मेनली उनका अगर ईबिडा भी होता है, लेकिन अगर ईबिडा है भी तो देर इज नॉट सफिशिएंट टू सर्विस द डेट, बिकॉज ये सारे जो टेलीकॉम कंपनी है इन्होंने काफी, जो शायद एक दो को छोड़ के काफी बड़ा डेट लिया हुआ है ऑपरेशंस के लिए। तो इस वोडाफोन की खास केस में जो डेट इक्विटी रेशियो है वो भी शायद 3.5-4 के ऊपर है, 3.5 के आसपास है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? अभी जो अर्निंग आएगी उससे डेट ही कम होगा। जी एक बार अर्निंग में आ जाती है तो, क्योंकि बड़े साइज की कंपनी है, जी वो अभी तक जिंदा है, यही बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। और वो फंड रेज कर पा रही है, 20,000 करोड़ उसको मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट जो है काफी। जी सरकार ने इक्विटी ली है, सरकार भी नहीं चाहती कि दो कंपनियां ही उनका प्रभुत्व रहे, जी तो सरकार भी चाहती थी एक तीसरी कंपनी भी खड़ी हो, तो सरकार ने अपनी इक्विटी ली है उसमें जी लोन्स के बजाय। जी और टैरिफ इन्होंने बढ़ाए हैं, वो क्लाइंट्स ने अब्जॉर्ब कर लिए हैं। जी अभी वापस टैरिफ बढ़ेंगे तो उसके लिए भी तैयारी है इनकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी जो करनी थी 3G से 4G में, वो लोग कर पाए। 3G से 4G में ट्रांसफर हो गया है और 5G के ट्रायल चालू हो गए हैं। जी क्योंकि अगर कंपनी, ये टेक्नोलॉजी का काम है, टेक्नोलॉजी में अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो कोई भी कंपनी नुकसान ही करेगी। जी कोई भी आज ग्राहक नहीं मिलेगा उनको। जी तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है, टैरिफ हाइक लोगों ने एब्जॉर्व किया है जी और अभी रेवेन्यूज में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, डेट रिड्यूस हो रहा है, नई पी फंडिंग रेज हो रही है, सारे प्लस पॉइंट ही दिख रहे हैं मुझे तो। जी और 5 रुपए का लो था, अभी 9.5 रुपए। जो लोग रिस्क
रिवार्ड वाले जो लोग ज़्यादा रिस्क लेने वाले लोग हैं जी वो थोड़ा उसमें आजमा सकते हैं अपने सलाहकार से सलाह करके। जी जी बिल्कुल। आई थिंक दैट साउंड एडवाइस। अपना विशेषज्ञ से आप कंसल्ट करके ही निर्णय लीजिएगा जो शेट्टी साहब कह रहे हैं उसके बारे में। धन्यवाद शेट्टी साहब, दैट वाज वेरी गुड। प्रिया जी, प्रिया जी की आवाज़ प्लीज। रही है हाँ आ रही है, बोलिए। सर, आवाज आ रही है? जी 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 सर। बिल्कुल। सर, जैसे हम जानते हैं कि आरबीआई की मीटिंग चल रही है और पॉलिसी कमेटी से एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे ये तय है, लेकिन कितने बढ़ेंगे ये नहीं पता है, ये कल अनाउंस होगा। तो इसके बारे में जानते हैं हम कमलेश जी से कि कल ये अनाउंसमेंट होगी, तो इसके बारे में। कमलेश जी स्वागत है आपका। क्या राय है आपकी आरबीआई के बारे में, एमपीसी के बारे में, क्या होगा कल? निखिल जी, प्रिया जी, सेठी साहब और अपने सारे दर्शकों को नमस्कार। हम भी 2 दिन से तो ये एमपीसी की मीटिंग चल रही है और कल वो नए रेट लेके आएंगे ऐसी हम सब की धारणा है। मैं एक बात बिल्कुल निश्चित कहना चाहूँगा कि क्या होता है कि इसके रेट जब मार्केट में आ जाते हैं उसके पहले एक सर्वे होता है और उस सर्वे में फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के हेड्स ऑफ ट्रेजरी, बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट में एनबीएफसीज के लोग, बिग ब्रोकिंग फर्म्स, उनसे एक राय ली जाती है। और इस बार भी करीबन 17-18 कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट से जब ये राय पूछी गई तो सबने एक बात तो कहा है कि इस बार रेपो रेट तो बढ़ना है और कितना बढ़ेगा, तो उसमें भी जनरल कंसेंसस जो है वो 50 बेसिस पॉइंट के ऊपर बन रहा है। मेरी खुद की भी राय ऐसी है, ऑन अ लोअर साइड इट कैन बी 40 बेसिस पॉइंट एंड ऑन अ हायर साइड इट कुड बी द 60 बेसिस पॉइंट। और निखिल जी, एक चीज़ अगर आप और देखें तो पिछले बार जब 4 मई को जब आरबीआई की ये एमपीसी कमेटी की अनशेड्यूल्ड मीटिंग थी वो, और उस मीटिंग में भी जो 40 बेसिस पॉइंट उन्होंने बढ़ाया था, तब से लेकर आज तक वो कंटिन्यूस संकेत तो दे ही रहे हैं कि आने वाले दिनों में टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज दे आर गोइंग टू हाइक द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि 1 साल के अंदर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मुझे ऐसा लग रहा है कि इट विल बी समवेयर एट 5.5% रेपो रेट होना चाहिए। तो कल के लिए मैं ये सोचता हूँ कि इस प्रकार से 40 से 60 बेसिस पॉइंट के बीच में ये रेट बढ़ना चाहिए। और लिक्विडिटी के बारे में कमलेश जी कुछ लगता है एसएलआर सीआरआर कुछ बढ़ाया जाएगा? विल दे सक आउट सम लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम? निखिल जी, मुझे उसके ऊपर ज़्यादा ऐसा लग नहीं रहा है कि इस बार वो लोग एसएलआर सीआरआर को कुछ टच करेंगे। हालांकि कुछ फंड मैनेजर्सों का ये ओपिनियन था कि सीआरआर को भी 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट से वो लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन पिछले बार अगर आप देखें तो 50 बेसिस पॉइंट से जब सीआरआर बढ़ा था तो मार्केट से लगभग 85,000 करोड़ की लिक्विडिटी सक हुई थी। नाउ मेरे पास डेटा निखिल जी इसके ऊपर भी है कि जिस दिन ये 4 मई को नए रेट्स अनाउंस हुए थे तो उस समय पे लिक्विडिटी मार्केट में 5.71 लाख करोड़ रुपीस थी, जो आज एज ऑफ 2 जून इस 3.64 लाख करोड़ है। तो करीबन साइजेबली लिक्विडिटी मार्केट से कम हुई है। तो उसके मुझे संभावना बहुत कम लग रही है कि एसएलआर सीआरआर को वो लोग टच करेंगे। जी 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 जी, अच्छी बात है। नो क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। प्रिया जी, सेठी सर। इस वक्त मार्केट बहुत वॉलेटाइल, और अगर देखेंगे तो जैसे इंडियन इसका क्या असर हो सकता है, जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, मार्केट पे क्या हो सकता है? प्रिया जी, आपकी आवाज़ शायद थोड़ी ब्रेक हो रही है, तो हम शायद अगर आप वापस आ सकती हैं तो हम आपका सवाल जो है कमलेश जी से लेंगे। लेकिन तब तक कमलेश जी, ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा है और अभी कहा जा रहा है कि यूके और यूरोप में भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है इन स्पाइट ऑफ द इंटरेस्ट रेट गोइंग अप।
कंज्यूमर डिमांड पे भी थोड़ा असर अभी तक नहीं दिख रहा है, लेकिन कंज्यूमर स्पेंडिंग अभी तक इतना नेगेटिव टेरिटरी में नहीं है। आपको लगता है कि स्टैगफ्लेशन यानी इंटरेस्ट भी बढ़ता है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में नहीं आता है और डिमांड घटता है, क्या ये सिचुएशन आ सकती है आपके राय में? निखिल जी, गुड क्वेश्चन। और बिफोर आई आंसर योर दिस क्वेश्चन, मैं कुछ और डेटा भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो था ईयर ऑन ईयर अप्रैल में, जी। इट वाज हाईएस्ट वाज 7.8%। जी बिल्कुल। जो विच वाज 6.9% इन मार्च था। जी जी। लेकिन अगर हम ग्लोबली कंपेयर करें जी तो टर्की में द CPI वाज 73.5%। एंड आई आल्सो हैव अ डेटा फॉर यूरोपियन यूरोवेस्ट कंट्रीज। जी। तो उसमें भी इट इज समथिंग लाइक 8.1% है। जी। एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज रिपोर्टेड 8.2% इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड विच इज हाईएस्ट इन द लास्ट 40 years। जी। तो इस वक्त जो सिचुएशन बनी है ना निखिल जी, इट्स नॉट यूनिक टू वन पर्टिकुलर कंट्री, इट्स अ ग्लोबल सिचुएशन। जी बिल्कुल। हाँ, ये एक होगा कि किसी एक कंट्री के ऊपर उसकी इम्पैक्ट ज़्यादा होगी, किसी पे कम होगी। लेकिन निखिल जी, ऐसा है कि हमारा देश जो है वो एक इतना बड़ा देश है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन में सेकंड बिगेस्ट कंट्री है। तो हमारी इकोनॉमी की साइज भी इतनी बड़ी है। अब 130 करोड़ पॉपुलेशन की कंट्री में जिस प्रकार से डिमांड बनती रहती है कुछ चीज़ों की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस फैक्टर, वो डिमांड रहने वाली है। डिमांड के अंदर आदमी अपना क्वांटम प्रमाण कर सकता है, लेकिन वो तो रहने वाली है। हाँ, तो डिमांड के ऊपर ये जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं वो ज़्यादा नहीं दिखेगी। हाँ, इस प्रकार से जो इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएंगे, तो जैसे आपने बताया ये संभव है कि आरबीआई को और स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना पड़े कि जिसमें अपार्ट फ्रॉम द रेपो रेट दे में increase the CRR to surge the liquidity in the market or to increase the SLR rate as well। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ ये निर्णय जो है ना अगस्त की जब MPC होगी, क्योंकि आरबीआई के लिए और हमारे देश के लिए भी इकोनॉमिस्टों के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो कोई एक फैक्टर काम करता है ना पॉलिसी के लिए, वो एक मानसून होता है। अगर ये मानसून हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10-12 जून के आसपास इंडिया में शुरुआत हो जाएगी, और ऑन अ कंट्री लेवल भी ये प्रोजेक्शन है कि इट विल बी 100 to 103% मानसून होगा। अगर मानसून हमारा अच्छा रहा तो मुझे लगता है कि इट विल बी अ गुड साइन, और शायद आरबीआई को इतने स्ट्रिंजेंट एक्शन अभी फिलहाल लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मानसून के बाद शायद दे कैन कंसीडर इन द मंथ ऑफ सितंबर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक मानसून विल प्ले अ की फैक्टर, इट ऑलवेज डज। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, हमारे कृषि उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है और अगर बारिश के ऊपर बहुत निर्धारित है, तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत अच्छी बात बोली आपने कि ये वेट एंड वॉच है उसके लिए क्या होगा। जीडीपी का भी थोड़ा जो रुख है, कुछ एनालिस्ट रिवाइज कर रहे हैं जीडीपी को डाउनवर्ड्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन और वॉर के कारण से जो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम हमारा भी, पहले हम 8.5% की बात करते थे, 7.75 हुआ, अब कुछ लोग 7.25 बोल रहे हैं। तो जीडीपी का भी शायद आरबीआई कुछ गाइडेंस दे सकती है कल, तो उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। प्रिया जी आप आई हैं, तो आपका कोई सवाल था शायद कमलेश जी से? प्रिया जी है ये आप? हाँ बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। No, I think there's some technical issue, Priya ji. I think we will get you back on the program if possible again before it ends. Sethi sir, I think Kamlesh ji, any passing comments before I ask Sethi sir for his? just one thing. जो आपने बताया जीडीपी के ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट है जी, और जीडीपी को इम्पैक्ट कर रहे हैं वो वही एक 3-4 मेन रीजंस है। One is the geopolitical situation, which nobody knows how long it will continue. That's the one thing. Second thing is the oil prices. मेरी अपने खुद की राय ऐसी है कि this full year 2022 we will see the oil rate somewhere between $120 and $115, इस रेंज में रहेगा। तो इसमें कोई बदलाव दिख नहीं रहा है। सेम वे डॉलर इज बिकमिंग बिट स्ट्रॉन्गर कंपेयरिंग विद द इंडियन रुपी। अब 77.62 देख रहे हैं। कुछ एनालिस्टों का ये मानना है कि डॉलर में टच टू 80 रुपीज़ ऑल्सो।
तो ये सारे सिचुएशंस को देखते हुए मुझे ये लगता है कि ग्रोथ रेट जो आपने कहा ना, इट मे कम डाउन टू इवन 7% ऑल्सो। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है ये शायद एक चिंता की बात है, क्योंकि ग्रोथ रेट का सीधा असर रोजगारी पे पड़ता है। और काफ़ी अलग अलग कोलैटरल इश्यूज जुड़े हुए हैं जीडीपी के साथ। तो हम तो यही तो चाहेंगे कि 7 के ऊपर रहे, 7 से नीचे न जाए। लेकिन एक्शन एनवायरनमेंट है, सरकार के हाथ में सब कुछ होता नहीं है। हम एक दुनिया के एक भाग है जहाँ पे अलग अलग मूविंग गोल पोस्ट जिसे कहते हैं वो है, वन इज़ द ऑयल प्राइस एज यू राइटली सेड, अदर इज द डॉलर स्ट्रेंथनिंग, जो हमारे हाथ में नहीं है। तो सरकार जितना कर पाएगी हमें तो आशा करेगी, लेकिन हमें तैयार होना चाहिए महंगाई के लिए, हमें तैयार होना चाहिए थोड़ी सी मंदी के लिए आने वाले दिनों में। तो मेरे ख्याल से अच्छा विश्लेषण रहा। जाते जाते मैं सेठी साहब से फाइनल कमेंट्स लूँगा। सर, फाइनल कमेंट्स फ्रॉम यू सेठी साहब। मुझे तो मंदी दिख नहीं रही है। यू आर ऑलवेज अ बुल सर। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है, लेकिन पेट्रोल का कंजम्पशन कम हुआ है क्या? नहीं, और आई एग्री विथ यू सर, जीएसटी का कलेक्शन आई थिंक वाज द हाईएस्ट लास्ट मंथ, 1,44,000 करोड़ और समथिंग। उसके बाद 16% कम हुआ है जीएसटी जी मई में। पर पूरे विश्व में जो महंगाई, तो अभी कहीं दूर दूर तक कोई कंजम्पशन कम नहीं हो रही है जी। पेट्रोलियम के कभी कोई कमी नहीं है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन में। और दूसरा चीज जो है, गोल्ड के भाव में भी कमी नहीं आ रही है। जी जी जी, जो लोगों के पास सरप्लस है, गोल्ड भी ले रहे हैं और पेट्रोल भी यूज कर रहे हैं। ब्लैक गोल्ड एंड गोल्ड बोथ आर बीइंग यूज्ड, आई एग्री। ऑयल को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, काला सोना। तो ये क्या संकेत दे रहे हैं जी कि अभी लोगों को चिंता नहीं है महंगाई की? जी जी जी, नहीं सही है। आई थिंक इट्स गुड टू बी पॉजिटिव, और आप हमेशा से बुलिश रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हेडविंड दिख रहा है मुझे कि जीडीपी थोड़ा कम हो रहा है, ऑयल का इश्यूज है, डॉलर वॉर। बट आई एग्री विथ यू, फंडामेंटल्स अभी भी साउंड है। कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं, सिर्फ थोड़ा सावधान रहना है। धन्यवाद सेठी साहब। कमलेश जी, क्लोजिंग कमेंट्स फ्रॉम यू। या निखिल जी, मेरा ओपिनियन में कल के लिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट बढ़ सकता है, विच आई थिंक मार्केट हैज ऑलरेडी डिस्काउंटेड। जी बिल्कुल। लेकिन अगस्त में अगर फिर से 40 बेसिस और 50 बेसिस पॉइंट ये बढ़ता है, और जब मैं 5.5% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होता है ना, तो मेरे ओपिनियन में वी मे सी अ करेक्शन इन द मार्केट टू द एक्सटेंट ऑफ 10%। जी 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 बिल्कुल, शायद ये हो भी सकता है। और बट द मार्केट हैज इट्स ओन माइंड, सो इट डजंट नो, तो वी वेट एंड वॉच। तो धन्यवाद कमलेश जी जाने के लिए। सेठी साहब, एज यूजुअल जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा विश्लेषण, बहुत अच्छा वोडाफोन के बारे में बात किया, और कमलेश जी आपने बहुत अच्छी बात की आरबीआई के बारे में। प्रिया जी आज शायद जुड़ नहीं पा रही है ठीक से, तो हम उनसे कल मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों, आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा हो। हमने आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में चर्चा की, वोडाफोन के बारे में चर्चा की, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बारे में चर्चा की। आपकी कोई टिप्पणी हो तो आप लिखिएगा ज़रूर हमें metromani@metromumbaiLive.com पे, metromani@metromumbaiLive.com पर। अगर कोई चिंता हो, कोई दुविधा हो, कोई सवाल हो आपके, तो helpdesk@metromumbaiLive.com पे ईमेल करिएगा, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। तो आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और रोज़ की तरह हम कल 4 बजे फिर जुड़ेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें लेकर, विश्लेषण लेकर और एक खास विषय लेकर। तो धन्यवाद, और अभी कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरें और विश्लेषण का सिलसिला 24/7 जारी रहता है मेट्रो मुंबई पे। तो देखते रहिएगा मेट्रो मुंबई। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।